नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो अभी पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन कराए हैं और फिर हम पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। और इतना ज़रूरी हम समझते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जितना पढ़िए उतना ही प्रैक्टिस सेट बनाइए। इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस सेट हमेशा बनाइए। डेली किसी भी परिस्थिति में टाइम निकाल करके एक सेट जरूर बना लिया करिए। उससे होता है कि आपका जो दिनचर्या का जो रूटीन है वो सेट रहता है कि कब किसी भी समय टाइम निकाल करके आप पढ़ते हैं और सेट बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन बात करते हैं 11 क्वेश्चन में कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। यानी संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है और कितने अनुच्छेद में है। तो उसका अनुच्छेद की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 32 में देखते हैं कि किसके अंतर्गत है, तो मूल अधिकार के जो चर्चा किया गया है संविधान में, मूल अधिकार के जो चर्चा किया गया है 12 से 35 अनुच्छेद, 12 से 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकार है हमारा। तो उसी 12 से 35 के बीच में है 32 अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार के जो चर्चा किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत है, तो मूल अधिकार के अंतर्गत है। यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार कितना है, क्या है, मेरा मूल अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है और यह मूल अधिकार है। और इसके लिए हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, हम अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार लेकर के जब भी मेरे साथ कोई अन्याय होता है तो हम सीधे रुख करते हैं, मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो सीधे हम रुख करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हम संवैधानिक उपचार के अधिकारों के माध्यम से हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यही संवैधानिक उपचार के तहत अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करती है। वो कौन कौन सा रीट है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता क्या है, जब किसी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो कोर्ट का गाइडलाइन है कि उस व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर किसी नज़दीक मजिस्ट्रेट के पास सुपुर्द करना है। लेकिन एक और बात उसमें कहा गया है कि 24 घंटा में जो यहाँ रखना है 24 घंटा से अधिक हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो आने जाने का जो समय लगता है वो नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ जो रखना है कस्टडी में गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते हैं और 24 घंटे के अंदर यानी 22 घंटे के उपरांत और 24 घंटे के पहले उसे किसी नज़दीक मजिस्ट्रेट के पास सुपुर्द करना होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी सुपुर्द करना। और परमादेश सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है, न्यायालय आदेश पारित करती है। परमादेश आदेश जारी करना। प्रतिषेध में क्या होता है कि न्यायालय रोक लगाती है
प्रतिषेध, रोक लगाना। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में ये होता है जब हम मुजरिम को, जब पुलिस जब मुजरिम को गिरफ्तार करती है तो उससे प्रमाण मांगा जाता है, यह पूछा जाता है कि आप किस आधार पर हमें गिरफ्तार करते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास, तो हम वहाँ प्रमाण मांगते हैं। अधिकार परीक्षा, संवैधानिक उपचार में के तहत जो न्यायालय रीट निकालती है, इसमें है एक अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में कहा जाता है जब आप हमें गिरफ्तार, पुलिस जब हमें गिरफ्तार करने आती है तो पूछते हैं कि आप गिरफ्तार करने आए तो आपके पास वारंट है, न्यायालय आपको वारंट दी है, किस सबूत पर हमें गिरफ्तार करने आए, तो ये हमारा अधिकार परीक्षा है। वारंट, विदाउट वारंट के हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, पुलिस छू भी नहीं सकती है, गिरफ्तारी तो दूर है, बिना वारंट के वह छू भी नहीं सकती है। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ आप समझ गए। पूछता है कि अधिकार परीक्षा क्या है, वारंट। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा इसमें ए, यानी मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा मूल अधिकार, और मूल अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ग्यारह का क्लियर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन है, राजभाषा का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन है, और संविधान के भाग कितना में है, 17 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि राजभाषा का जो चर्चा किया गया है संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में किया गया है। और राजभाषा क्या होगा हमारा, भारत का राजभाषा क्या है, राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी है। और लिपि क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि हमारा लिपि क्या है। जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि लिपि क्या है, तो देवनागरी। राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 बीपीएससी के सीडीपीओ पीटी में 2018 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये क्वेश्चन
VVI में आता है। BPSC के एग्ज़ाम या कोई भी PT के जब एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है और हमें वहीं ध्यान देना है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब ये नहीं कि हम अंधाधुन पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो पहले इसलिए बोलते हैं कि सेट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो अगर अभी आप BPSC TRE 4.0 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए तो सेट बनाना अति आवश्यक है। और जितना सेट बनाइएगा उतना आपको स्कोर बढ़ेगा, और 90+ में लाने के लिए सेट एकदम अति आवश्यक है और सेट बनाना डेली ज़रूरी है। हम इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि सेट बनाइए, और जितना, ये नहीं कि केवल आना सेटे बनाइए, पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये भी देखिएगा कि कहाँ से टॉपिक में मेरा गलत हो रहा है, उस टॉपिक को ज़रूर निकाल करके पढ़ लीजिएगा। और स्रोत क्या है, NCERT बुक से कीजिए या SCERT से, SCERT से निश्चित कीजिएगा। 13 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? संविधान सभा की जो व्यापार समिति बनी थी उसका व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में सच्चिदानंद सिन्हा, और सी में कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, डी में हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसका सही जवाब है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो दोस्तों यहाँ दिक्कत तो नहीं है समझने में आपको। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि कन्हैया लाल मणिक लाल, कन्हैया लाल मणिक लाल, कन्हैया लाल मणिक लाल, कन्हैया लाल मणिक लाल, मणिक लाल, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी संविधान सभा में कांग्रेस के द्वारा, संविधान सभा में कांग्रेस के, संविधान सभा में कांग्रेस के टिकट से, संविधान सभा में कांग्रेस के टिकट से मुंबई प्रांत से जीतकर आए थे। तो संविधान सभा में कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी मुंबई प्रांत से जब जीते तो कहाँ कैसे? कांग्रेस के टिकट से जीते थे, तब संविधान सभा में शामिल हुए। एक क्वेश्चन पूछा है BPSC CDPO 2009 में। प्रथम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? प्रथम आपातकाल की घोषणा, प्रथम जो आपातकाल की घोषणा जो की गई थी कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो प्रथमतः उसे कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? पहली बार में
ए क्वेश्चन कहता है 3 महीना, बी कहता है 15 दिन, सी कहता है 6 महीना और डी कहता है 1 साल। आपात की घोषणा, आपात का पहले देखते हैं कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। आपात का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपातकाल का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपात दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और भारत के संविधान में, भारत के संविधान में आपात उपबंध, भारत के संविधान में आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक है। 352 से 360 तक है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध का वर्णन, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। भारत में पहली बार जो आपात लगा था, भारत में पहली बार आपात लगा था। पहली बार भारत में पहली बार आपात लगा था। कब लगा था? पहली बार आपात 1962 में। 1962 में भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुई तो पहली बार आपात लागू हुआ था 6 महीना के लिए। दूसरी बार भारत में आपात लागू हुआ 1971 में। भारत में दूसरी आपात लागू हुआ 1971। भारत में दूसरी बार जो आपातकाल लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1971 में, जब भारत चीन युद्ध के समय, भारत चीन युद्ध, पहला आपात लागू हुआ था 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और दूसरी आपातकाल लागू हुआ 1971 में भारत चीन युद्ध के समय। यहाँ तक स्पष्ट है। और तीसरी बार, अभी तक तीसरी बार जो आपात लागू हुआ 1971 में, तीसरी बार आपात लागू हुआ 1975। 1975 पहली बार भारत में आपात लागू हुआ था 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और दूसरी बार आपात लागू हुआ था 1971 में भारत चीन युद्ध के समय, और तीसरा आपातकाल लागू हुआ था 1975 में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय जेपी आंदोलन 1974 में इंदिरा गांधी के विरोध में हुआ था, जिस समय उनको इंदिरा गांधी के ऊपर चुनावी धांधली का आरोप लगाया गया था।
और 1974 में जेपी आंदोलन हुआ। 1974 में जेपी आंदोलन इंदिरा गांधी के विरुद्ध में हुआ था और 1975 में तीसरा आपातकाल लागू हुआ। तो प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीना, 6 माह के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? जैसे दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ए कहता है, ए में है, ए राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति के द्वारा। तो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के ए में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 के ए में वर्णित है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 239 ए के तहत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेश में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाएगी। यहाँ स्पष्ट हो गया। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और मंत्री और जो मंत्री होते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
धारण करते हैं। जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति के अनुसार मुख्यमंत्री से सलाह मांगी जाती है कि किसको बना दिया जाए, अब राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देते हैं। ठीक है भाई, मंत्री बन जा। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत का संसद में जो खर्चे होते हैं, अब एक देखते हैं कि संसद का गठन कैसे होता है, किससे मिलकर होता है? तो राष्ट्रपति, संसद का जो गठन होता है, राष्ट्रपति, संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, संसद का गठन जो होता है, जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के संसद का गठन होता है। अब बात आती है कि संसद का जो खर्च है, संसद का जो खर्च है, इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? भाई जो संसद है वो सुप्रीमो है। तो संसद का जब संसद सुप्रीमो है तो उसके खर्चा का नियंत्रण किसी के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाएगा, संसद के द्वारा ही किया जाएगा। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है? ये कहता है कि भारत के संसद का व्यय का नियंत्रण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये भी नहीं होगा, केवल राष्ट्रपति नहीं है, नीति के आयोग के द्वारा किया जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा, नियंत्रण महालेखा परीक्षक दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर कोई नहीं होगा। यह पूछा है बीपीएससी सीडीपीओ पीरी 2018 में। तो जब संसद सुप्रीमो है तो उसका जो खर्च करेगा, जो बजट बनाएगा, वो खुद बनाएगा। तो उसका नियंत्रण किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। संसद का जो भी खर्चा होता है वो संसद के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, क्या करना है, वो अपना समझे। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहित की याचिका किस देश से उत्पन्न हुई है? तो ए में है यूनाइटेड किंगडम, सोवियत गणराज्य, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में अमेरिकी गणराज्य। तो जनहित याचिका PIL जो उत्पन्न हुई है अमेरिका के संविधान से उत्पन्न हुई है। जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि PIL का जो अवधारणा है किस देश से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और सार्वजनिक PIL है क्या? सार्वजनिक हित को PIL सार्वजनिक हित को सुरक्षित, सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए, सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए, सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए
के लिए दायर याचिका है, सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए दायर याचिका है PIL। यहाँ तक ठीक है। संसद का यहाँ तक ठीक है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? जब किसी व्यक्ति को